छत्तीसगढ़ एक खनिज संपन्न राज्य है और देश का करीब 20% कोयला हर साल यहीं से सप्लाई होता है। एक फेसबुक यूजर है मुरली गुरुपंच, उन्होंने कुछ गहरी बात लिखी है, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इन्होंने लिखा है, अब फिर वो घड़ी आ गई है, लोग गाड़ी सोना चांदी खरीदेंगे और हमारे घर में आएगा झाड़ू। दरअसल ऐसी विसंगति और ऐसी विडंबना की बातें मुरली गुरुपंच ने इसलिए लिखी होगी क्योंकि स्वाभाविक रूप से हमारे देश में आर्थिक असमानता है और खासकर छत्तीसगढ़ में जब मैंने इस विश्लेषण की शुरुआत कोयले से की थी तो अचानक मैं सोशल मीडिया पोस्ट का क्यों जिक्र करने लगा। दरअसल ऐसी आर्थिक समानता का बहुत बड़ा कारण है भ्रष्टाचार, घोटाला, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ की विकास और तरक्की में लंबे समय से बाधा उत्पन्न होती रही। जब गहराई से पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कोयले की दलाली में बहुतों के हाथ काले हैं। कुछ लोगों ने तो अपना पूरा चरित्र ही काला कर लिया। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 570 करोड़ के कोल लेवी घोटाले मामले में ईडी की ओर से जो 1500 पेजों की चार्जशीट प्रस्तुत की गई है, उसके एक एक पन्ने को यदि पलटा के देखा जाए तो आप यकीन मानिए आपको लगेगा कि आप कोई क्राइम स्टोरी पढ़ रहे हैं। ऐसी क्राइम स्टोरी जिसके साथ सबूत जुड़े हैं, जो साफ तौर पर यह हकीकत बयां करती है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में 5 सालों तक लूट का धंधा चलता रहा, न केवल कोयला बल्कि कई अन्य मामलों में। आज मैं एक बार फिर उसी कोल लेवी घोटाले के एक एक पन्ने को पलटाने की कोशिश करूंगा। वो व्हाट्सएप चैट आपको दिखाऊंगा, तब शायद आपको यकीन होगा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में ऐसे भी लोग काबिज रहे जो कि नौकरशाहों और बाहरी कारोबारियों के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ की जनता को और छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को जमकर लूटने का काम करते रहे। बकायदा इसके लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। ईडी ने जो 1500 पेज की चार्जशीट प्रस्तुत की है उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यालय राजीव भवन में जिस देवेंद्र डटसेना नामक व्यक्ति को बिठाया गया था, वो नवनीत तिवारी के साथ मिलकर 570 करोड़ की कोयले की अवैध वसूली के धंधे के प्रमुख सूत्र थे। जबकि कोयला घोटाले का मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी को बताया गया, जिसने अफसरों नेताओं की मिलीभगत के साथ जमकर ये लूट का धंधा शुरू किया। ऐसी लूट के लेन देन के लिए बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे जिनके नाम रखे गए थे पाल, दुर्ग, वीकली, टावर और जुगनू। इन नामों से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। बातचीत में बाकायदा कोड वर्ड का इस्तेमाल होता था। कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव के लिए कोड वर्ड बनाया गया था डी, जिसने नवाज खान से खैरागढ़ में पैसों के लेन देन की थी। इसलिए देवेंद्र यादव के नाम के साथ कई जगह चैटिंग में नवाज और खैरागढ़ का भी उल्लेख हुआ है। जबकि IAS समीर बिश्नोई के लिए समीर TSG का इस्तेमाल किया गया। ऐसे ही अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नाम लिखे गए। जबकि करोड़ के लिए गिट्टी और लाख के लिए रेती जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया। जब कोयले के अवैध वसूली के पैसे आ जाते थे तो इसके लिए गिरा या इन शब्द का इस्तेमाल होता था। किनके लिए कौन कौन से कोडवर्ड इस्तेमाल होते थे, बाकायदा उसकी सूची ईडी ने प्रस्तुत की है, जिसे आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। ईडी की चार्जशीट से जो नए खुलासे हुए हैं उसमें भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते उनका सारा का सारा काम देखने वाली उनकी बेहद नजदीकी, कुछ खास ही नजदीकी बनी हुई सौम्या चौरसिया और कोयले का अवैध कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, जिसे अवैध वसूली का मास्टरमाइंड बताया गया, उसे 3 IPS रिपोर्ट किया करते थे, जिसमें एक नाम आ रहा है IPS पारुल माथुर, एक नाम आ रहा है IPS प्रशांत अग्रवाल और एक नाम आ रहा है IPS भोजराज पटेल। ये तीनों के तीनों ही अधिकारी इन्हें रिपोर्ट किया करते थे, ऐसा ईडी ने अपने चार्जशीट में लिखा है। IPS पारुल माथुर के बारे में ईडी ने अपने चार्जशीट में लिखा है कि वे कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के कहने पर कोयला लेकर जा रही ट्रकों पर एक्शन लेती थी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयले घोटाले के मामले में जो जानकारियां सामने आई है वही आम जनता को पता चल पा रही है। ढेर सारे अभी भी ऐसे घोटाले दबे हुए हैं जिनकी जानकारियां सामने नहीं आई है। जो जानकारी सामने आई है वो भी अपने आप में पूरी नहीं है। अभी तक यही जानकारी थी कि कोयले की ट्रांसपोर्टिंग में 25 रुपए टन की अवैध वसूली होती है, लेकिन इसमें एक और कड़ी जुड़ गई है, वो है कोल ट्रांसपोर्टिंग के अलावा कोल वाशी संचालकों से भी अलग से 100 रुपए प्रति टन की वसूली। इस वसूली का भी जिक्र ईडी ने कोर्ट में पेश की गई अपनी चार्जशीट में साफ तौर पर किया है। यानी अवैध वसूली के धंधे में कोल कारोबार
कारोबारियों को एक नहीं 2 बार कमीशन देना पड़ता था। कोरबा और रायगढ़ की वसूली के लिए अलग अलग बकायदा ऑफिस सूर्यकांत तिवारी ने खुलवाए थे। आपकी स्क्रीन में ईडी की चार्जशीट में जो बातें लिखी हुई है वो आपको नजर आ रही होगी। प्रश्न क्रमांक 9 में आप जैसा कि साफ तौर पर पढ़ पा रहे होंगे, प्रश्न है कि रोशन सिंह के अतिरिक्त और कितने लोग कोयले की डिलीवरी ऑर्डर्स यानी डीओ को क्लियर करवाते थे। इसका उत्तर भी लिखा हुआ है। रोशन सिंह के अतिरिक्त मोइन खान, नवनीत तिवारी और मंटू जायसवाल कोयले की डिलीवरी ऑर्डर्स को क्लियर करवाते थे, जिसमें मोइन खान कोरबा का और नवनीत तिवारी रायगढ़ का और मंटू जायसवाल सूरजपुर और अंबिकापुर तथा रोशन सिंह छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के कोयले की डिलीवरी के ऑर्डर को क्लियर करवाता था। ईडी ने अपने चार्जशीट में साफ तौर पर बताया है कि भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को कोयले की अवैध वसूली में से 3 करोड़ रुपए मिले, जबकि एक और विधायक रहे चंद्रदेव राय प्रसाद को महज 46 लाख रुपए, जबकि कांग्रेस नेता विनोद तिवारी को 1,87,11,000 रुपए और कांग्रेस के प्रवक्ता रहे आरपी सिंह को 2,01,40,000 रुपए के अलावा कोई नारायण साहू है, इसे तो 13 करोड़ रुपए मिले, जैसा कि ईडी ने अपने चार्जशीट में साफ तौर पर इनका नाम लिखा है। कोयले के अवैध वसूली वाले मामले में जब ईडी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी, तब सूर्यकांत तिवारी के घर से एक डायरी मिली जिसमें साफ तौर पर नवनीत तिवारी और मोइनुद्दीन कुरैशी का नाम लिखा हुआ था। इस डायरी में खुलासा किया गया था नवनीत तिवारी जो कि रायगढ़ का काम देखता था और कोरबा का काम मोइनुद्दीन कुरैशी देखता था, जिसमें नवनीत तिवारी के नाम के आगे 13 करोड़ 73 लाख रुपए लिखा गया था। जब इतनी बड़ी रकम का जिक्र था ही तो ईडी ने भी बहुत बारीकी से पड़ताल की, ढेर सारे गवाहों से बयान लिए, तो पता चला कि रायगढ़ का काम देखने वाला नवनीत